नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं मैं पिछले क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ाया था, तो मैं एक एक करके आपको कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। ये एनसीईआरटी का 7th चैप्टर है। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हम स्टार्ट करते हैं। सो चलिए आज के हम पढ़ने और पढ़ाने के सिलसिले को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं आगे होता है क्या। ओके, सो देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। आगे आपको ज्यामिति के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हिंदी वालों के लिए इसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ओके, निर्देशांक ज्यामिति। अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो, ऑलरेडी हमने क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ रखा है, हम प्लेन के बारे में पढ़ रखे हैं, एक्सिस के बारे में पढ़ रखे हैं, ये सब तो हम जानते हैं। तो जो ये सब क्वाड्रेंट वगैरह में जानते हैं, ठीक है, कैसे कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, तो उनके लिए चैप्टर काफ़ी इजी लगेगा। बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, इसे क्वेश्चन भी ज़्यादा टफ और वैरायटी के नहीं बनते, सिंपल क्वेश्चन बनता है। आपको मुश्किल से 2 टाइप के 3 टाइप के वैरायटी मिलेंगे, तो वो हम यहाँ पे आज कवर करेंगे ये सब। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल चैप्टर है, हम इसे 1-2 लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसमें आपको जैसा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री में थोड़ा सा दिमाग तो खोल के रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें चीज़ों को विजुअलाइज करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, थिंक आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो आप थोड़ी सी दिमाग की बत्ती जला लें और उसके बाद इस सेशन को अटेंड करें और आगे मजे लें। किसका? मैथ का, बाकी का नहीं। चलो, इन्हें की लाइफ के साथ मजे लेने लगा, फिर आप पता चलेगा तुम्हारा मजा ले लेगा एग्जामिनेशन में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है बताओ? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूछूं क्या होता है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब ज्योमेट्री का वो पार्ट जहां पे किसी पॉइंट को दर्शाया जाता है, जहां किसी पॉइंट को क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, उसको इंडिकेट किया जाता है। समझ में? अब मैं पूछूं कि कोई पॉइंट है, ठीक है, उसको हम कहाँ पे दर्शाएंगे? तो कोई एक प्लेन तो लेना ही पड़ेगा अपन को। 3 प्लेन होते हैं ना, 3 प्लेन। जैसे आप कोई भी चीज़, कोई भी जो वस्तु है, अपना मकान है, घर है, ये सब किस शेप में है? 3D में है। तो इसका मतलब 3 डायमेंशंस का मतलब 3 एक्सिस है, और 3 एक्सिस होने का मतलब कि इनके 3 प्लेन हैं। क्या है? 3 प्लेन है। प्लेन कहने का मतलब समझ रहे हो ना? ये जैसे मैं किताब की बात करूं तो ये एक प्लेन है, ठीक है, ऐसे 3 प्लेन होगा। एक प्लेन ये हो जाएगा, एक प्लेन ऐसे वाला हो जाएगा, और एक प्लेन ये वाला हो जाएगा। समझे? 3 प्लेन होता है, जिसमें कि एक तो लेंथ और ब्रेथ वाला आता है, और एक हाइट और लेंथ वाला आता है, और एक हाइट और ब्रेथ वाला आता है। ये 3 हाइट आपको 3 फेसेस होंगे, और इसी को बोलते हैं 3 प्लेन। तो उसी प्लेन में से हम जो एक प्लेन पढ़ते हैं, जो जनरली हम लेकर चलते हैं, जो हम अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दर्शाते हैं, वो हम देते हैं XY प्लेन। क्या लेते हैं हम? ये x होता है और ये y होता है। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। XY प्लेन होता है, ये इधर -x होता है और ये -y है। तो मैं इसको जल्दी से थोड़ा सा ये ओवरव्यू को ख़त्म करूँगा, फिर मैं आऊँगा फॉर्मूले पे। तो देखो, मैं अभी क्या बात कर रहा था कि कोई पॉइंट हमें दर्शाना होगा, तो हम कहाँ लिखेंगे, किस पॉइंट पे लिखेंगे? या मैं ये जो चीज़ें अभी लिखा, मैं ये चीज़ें मैंने लिखा, ये किस पे लिखा? ये मैंने एक प्लेन में लिखा, मैंने एक प्लेन में लिखा। ठीक है, तो जब भी कोई पॉइंट को दर्शाया जाता है तो वो किस में लिखा जाता है? प्लेन में लिखा जाता है। आप किसी दीवार पे लिख रहे हो, तो लिखना जो है वो किस में है? आप 2D में काम कर रहे हो, आप इस प्लेन का यूज ले रहे हो। ठीक है, लेकिन मैं यही बोलूं कि जैसे ये पेन है, मैंने यहाँ पे इस पेन को रख दिया, अब ये क्या प्लेन में है या 3D में है? ये प्लेन में है या स्पेस में है? 2 टाइप, 2 चीजें होते हैं, एक स्पेस होता है, एक प्लेन होता है। प्लेन का मतलब ये प्लेन सरफेस, स्पेस का मतलब ये पूरा जो स्पेस दिख रहा है आपको है, तो ये कभी भी प्लेन में होगा क्या भाई? प्लेन में तो ये है ही इतना दूर, लेकिन ये स्पेस भी तो ले रहा है ना, ये स्पेस भी ले रहा है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जब कोई 3D वस्तु जो होता है, जो भी कोई सामान होता है, वो हमेशा किस में होता है? 3D प्लेन में होता है। लेकिन जब कोई चीज़ लिखा जाता है, कोई लाइन खींचा जाता है, कोई ग्राफ बनाया जाता है, तो वो 2D में किया जाता है, 2 डायमेंशंस में, जो कि हम x और y यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि जैसे मैं पिछले क्लासेस में मैं पढ़ाते आ रहा हूँ, पोलिनोमियल से ही पढ़ाते आ रहा हूँ कि हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होता है एक कोई किसी लाइन का, वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का, स्टैंडर्ड लाइन का इक्वेशंस क्या होता है? ax प्लस bx प्लस सी, दिस इज इक्वेशंस, आप जानते हैं। ओके, अब हमारा कहना यह है कि आप बताइए कि मैं यदि आपको इक्वेशन देता हूँ, चलिए x प्लस वाई इक्वल टू 10,
मैं x प्लस वाई इक्वल टू आपको 10 दे दिया। अब मैं पूछूं इसका आप ग्राफ बनाओ, आप बना दोगे, फटाक से बना दोगे, ठीक है। एक बार 0 पुट करोगे x को और एक बार y को 0 पुट करोगे, तो एक बार आपको जब x 0 पुट करेंगे तो y आपको 10 मिलेगा, और जब y 0 पुट करेंगे तो x 10 मिलेगा। समझ में? तो इसका मतलब ये लाइन इस तरह से जाएगी, जब हम x 0 पुट करें तो ये 10 मिल रहा है, मान लिया यहाँ मैंने 10 लिया, ठीक है। तो जब हम y 0 पुट करें ये 10 0 हो जाएगा, और जब x को 0 करें तो y 0 10 मिल रहा है, तो इधर है ये 0 और 10। ओके, तो इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो आपको क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। इन दोनों को मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन बने, यही लाइन का इक्वेशन है। और ये क्या दर्शाएगा ये, अब हमने क्या पिछले क्लास में समझाया था कि इस इक्वेशंस का, अब इसमें तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या आया 0 और 10, ये भी 0 और 10, ठीक है। तो मतलब मैं बोलूँ कि सर 0 प्लस 10 बोलो तो भी 10 आ रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, या 10 प्लस 0 बोलो वो भी सेटिस्फाइड। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसे भी तो हो सकता है, 8 प्लस 2 भी तो हो सकता है। तो मैंने कब बोला कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। मैं 1 प्लस 9 भी तो 10 होता है, ये सॉरी 10 है, 1 प्लस 9 भी तो 10 होगा, 6 प्लस 4 भी तो 10 होगा, 5 प्लस 5 भी तो 10 होगा, और बताओ 3 प्लस 7 भी तो 10 होगा, 7 प्लस 3 भी तो 10 होगा। तो डेट मीन्स सर इसके तो बहुत सारे एक्स वाई के वैल्यू पॉसिबल है। तो हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैंने पहले क्लास में बता चुके हैं कि इसका मतलब क्या है कि ये जितने भी पॉइंट है ना 8 2 1 9 6 4 5 5, ये सब क्या होंगे, इस पॉइंट के होंगे, इसी लाइन पे होगा। मतलब मैंने क्या बोला था, इसके इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे ना इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो इसका मतलब ये सारे पॉइंट क्या होंगे, यही होंगे। 5 5 कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा, 8 2 कोऑर्डिनेट 2 8 और 2 मतलब ये कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, 8 और 2 ये कोऑर्डिनेट होगा। तो मतलब जितने भी आप इसके पॉसिबल वैल्यू है ना उसको आप लिखो, तो वो सारे वैल्यू इसी पॉइंट पे लाई करेंगे। समझ में आया? तो इस टाइप से हम अब आपको इतना तो रफ आइडिया होगा कि जब हम किसी पॉइंट को किसी कोऑर्डिनेट में लिखते हैं तो इसके लिए हमें दो किसकी जरूरत पड़ती है, दो हमें पेयर की जरूरत पड़ती है, दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ता है किस पे, एक्स और वाई पे, जो जिससे कि हमें इसका लोकेशन पता कर पाए। तो इस पॉइंट को हम कैसे लिखते हैं, एक्स और वाई लिखते हैं, एक्स और वाई। और इसी एक्स को हम क्या बोलते हैं, इसी एक्स को बोला जाता है कोऑर्डिनेट बोल दो या एब्सिसा बोलते हैं। नाम से कंफ्यूजन नहीं होना है, एग्जामिनेशन में यदि एब्सिसा आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यही है, इसी एक्स को जो होता है ना एक्स कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा या कोऑर्डिनेट। ओके, वैसे तो इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट बोलते ही हैं, लेकिन एक और नाम दिया था एब्सिसा। और इसको, और हिंदी वालों के लिए बोलते हैं इसको शायद कोटी बोलते हैं, कोटी, ठीक है, कोटी ऐसा नाम, मुझे कंफर्म कर लेना आप। इसके बाद वाई जो है, वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, वाई को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो यदि कोई ये पॉइंट है तो इसका मैं यदि बोलूं कि ये इधर इस जीरो, ये होता है ओरिजिन से ये कितना है तो x है, ये ओरिजिन से इधर कितना है तो ये y है। तो डेट मीन्स ये डिस्टेंस y है और ये डिस्टेंस x है, और जब इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें एक पॉइंट मिलता है यहाँ पे, क्या, xy मिलता है, नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है। सो इसी प्रकार से हम आगे अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम स्टार्ट करेंगे। इतना तो हमने आपको ओवरव्यू दिया कि आपको इतना तो पता होगा कि हम जो लोकेशन होता है, मैं पूछूं कि बताओ 0 और 6 कहाँ पे होगा, तो 0 और 6 मतलब 0 और 6 मतलब x 0 है y 6 है, मतलब इस एक्सिस पे आगे इधर कहीं ना कहीं होगा। तो अब मैं पूछूं ये पॉइंट का लोकेशन बताओ, आप ग्राफ पे देख कर इसे मार्क कर सकते हो, क्या है, इतना x कितना है, y कितना है, ठीक। तो इतना यदि आपको नॉलेज है तो आपको आगे सेशन आसान लगेगा, ठीक है। तो आई होप कि इतना अब आपको ये सब पता होगा सब। अब हम चलते हैं अपने फॉर्मूले पे। फॉर्मूला इसमें होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलता है ये डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है ये। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है कि दो पॉइंट्स के बीच में बताइए कि डिस्टेंस क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसी में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। सो देखते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं मान लिया यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, या आप कुछ भी मान लो, ये यहाँ पे कोई घर है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो यहाँ से जो इसका मैंने लोकेशन बता दिया कि ये यहाँ से इस ओरिजिन से इधर 36 पे है, ठीक है, और इस लोकेशन से वाई एक्सिस पे ये 15 पे है।
तो ये 36 पे ये 15, तो यहाँ से मैं यदि इसकी लाइन यहाँ से ड्रॉ करूँ, ये लाइन मैंने यदि ड्रॉ किया, सॉरी ये सीधा लाइन ड्रॉ किया, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 15 होगा या नहीं होगा। और मैं आपको पूछूं कि बताओ इसकी कोऑर्डिनेट कितनी है, तो आप क्या करोगे, आप इसका कोऑर्डिनेट कैसे बताओगे, ये इधर से 36 और इधर से ये 15, तो मतलब ये कितना है 36 और 15 का कोऑर्डिनेट है ये। ओके, और मैं पूछूं ये डिस्टेंस आप बता सकते हो क्या, ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस बता सकते हो क्या। बिल्कुल बोलेंगे कि हम किसको याद करेंगे, पाइथागोरस बाबा को। पाइथागोरस बाबा को याद करके हम फिर इसका क्या लिख सकते हैं, हम इसके फॉर्मूले मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं। सो यहाँ पे आपको ये 90 डिग्री होता है। आप जानते हैं कि किसी भी पॉइंट से जब एक्स एक्सिस पे डालते हैं गया जो लाइन खींचते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है, इतना तो आपको पता है। तो ये 90, तो ये हाइपोटेनस, ठीक, और ये हाइपोटेनस, तो फिर आपकी इसे ये पाइथागोरस थ्योरम से आ सकता है। तो डेट मीन्स इतना तो हमें पता होगा कि 2 पॉइंट के बीच में हम कैसे फॉर्मूला लगा के निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं 2 पॉइंट्स के बीच में। चलिए एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं कि भैया आपका जो ये एक्सिस है, ये हमने मान लिया ये समथिंग ये 3, ये कोई ए पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये है 0, 3, ठीक है, और इधर भी कोई पॉइंट है, ये है 4 और 0, समझ, और इनकी हमने लाइन खींची और यहाँ से ये पास किया। ओके, और यदि आपको मैं एक और लाइन खींचूँ यहाँ से ऐसे, ठीक है, ऐसे मैं एक और लाइन खींचूं और ये मैं बोल दूं ये 0, 8 है और ये 6 और 0 है, तो अब मैं पूछूं बताओ ये पॉइंट जो ए बी ये सी मान लेते हैं, ये डी मान लिया मैंने, तो मैं बोलूँ सी डी का लेंथ बताओ, क्या पता कर सकते हो क्या, तो बोलेंगे सर बिल्कुल पता कर सकते हैं, क्योंकि 0 से ये ओरिजिन से यहाँ तक कितना है, ये 6 है, अरे ये 6 है या नहीं है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ कितना है 4 है, क्योंकि एक्स यही तो बताता है ना, ये फर्स्ट जो है ये एक्स बताता है, तो मतलब यदि यहाँ का पता करना होता है, यहाँ से यहाँ 6, यहाँ से यहाँ 4, तो इसका मतलब ये 2 होगा, तो डेट मीन सी डी रहा होगा कितना 2। इस तरह से मैं ए बी पूछूं तो ए बी कितना बता दोगे 5, 8 में से 3 माइनस कर दोगे, वाई माइनस करो, यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाई माइनस हो जाएगा। तो मतलब इस तरह से हम फाइंड आउट तो कर सकते हैं, मतलब ये लाइन कितना है, ये 4 है और ये 3 है, मैं पूछूं इसके बाद इसका और इसका बताओ, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पाइथागोरस लगा देंगे, क्योंकि ये 3 है ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा, मैंने 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है पाइथागोरस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी इजीली, मतलब पाइथागोरस बाबा को याद करेंगे और हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन यदि आपको अब कोऑर्डिनेट ऐसा आ गया, अब आपको कोऑर्डिनेट ऐसा आ गया कि चलिए ये आपका एक्सिस हो गया और ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ओके, एक सेकेंड फोकस बिगड़ गया, ओके, ये 2 पॉइंट है और इन 2 पॉइंट के बीच में आप डिस्टेंस बताओ। अब हम ये पूछ रहे हैं इन 2 पॉइंट के बीच में, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, ठीक है, अब आप इन दोनों पॉइंट के बीच में बताओ, तो आप क्या करोगे बताओ। ये मैंने ये मान लेता हूँ ये P है, ठीक है, और इसकी कोऑर्डिनेट है, इसकी आपको कोऑर्डिनेट दिया गया है, ये मतलब यहाँ से डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस आपको P जो कोऑर्डिनेट है ये है 4 और 6 मान लेते हैं, और ये जो कोऑर्डिनेट है ये है Q पॉइंट है, ये है 6 और 8 है, समझ में आया। तो डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं ये इसकी कोऑर्डिनेट दे दिया, अब हमें इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि ये कितनी डिस्टेंस की लाइन है ये। तो हम अब यहाँ से क्या करेंगे, तो सिंपल सा फॉर्मूला की अभी लगेगा भी तो इसमें पाइथागोरस, लेकिन कैसे लगेगा वो हमें थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं एक्स एक्सिस पे क्या करूँगा, आप चाहो तो वाई पे भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एक्सिस पे आप हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डाल दिया, इससे भी परपेंडिकुलर डाल दिया, इधर लाइन खींच दिया, समझ में। तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये मान लेता हूँ ये आर और एस है, और मैंने क्या किया कि इसको पी को इस पे परपेंडिकुलर, पी से होते हुए यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया, सीधी लाइन खींच दिया टी पे, ओके। अब आपको इसमें एक ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखने लग गया, क्योंकि देखो एक्सिस पे सबसे खास ये जो ज्योमेट्री होता है, ये जो क्वाड्रेंट होता है, इसमें सबसे अच्छी बात है कि कोई भी लाइन आप खींचोगे ना तो वो वाई के एक्स के पैरेलल जाएगा, ठीक है, और वो जब पैरेलल होगा तो इसका मतलब उसके लाइन को जो कट करेगा तो वापस बीच में एंगल कितने बनाएंगे, 90 बनाएंगे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री का मतलब अब क्या हो गया बताओ। अब ये बताओ ये कितना था, ये एक्सिस कितना था बताइए, ये एक्सिस होगा जब ये 6 है, ये आपको 6 बता रहा है ना, ये एक्स एक्सिस कितना, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट आपका यहाँ से यही तो बताएगा, यहाँ से जी ओरिजिन से ये 6 है, मतलब ये इसका जो कोऑर्डिनेट है ये है 6, 0, 6 और 0, ओके। और यदि मैं पूछूं इसका बताइए आप,
इसका इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 40, एज सिंपल। तो जब ये 60 मतलब यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो 6 है, यहाँ से यहाँ 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये 2 होगा तो ये भी 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, क्योंकि हर जगह 90 डिग्री 90 डिग्री, ये 90 ये 90, ठीक है। तो और इसकी लेंथ बराबर है तो ये 2 और 2 हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएंगे आपस में। तो दैट मीन्स हमें ये 2 पता चल गया, ये 2 पता चल गया। तो आप ये भी तो पता कर सकते हैं ना, अरे ये डिस्टेंस QT, जब आपको PT पता चल गया, PT इक्वल टू 2 पता चल गया, तो QT नहीं पता कर सकते क्या हम? ये पॉइंट ये है, मतलब ये पॉइंट कितना है यहाँ से, इसका एक्सिस कितना है y, ये 6 है, मतलब ये 6, ये 0 और 6 है, ठीक है। इसकी पॉइंट, इसकी यहाँ तक बात करूँ तो ये कितना है, ये है 0 और 8, ठीक, मतलब 8 इसका y है ना, तो ये 0 और 8 हो जाएगा। अब 0 और 8 है तो डेट मीन्स यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये 2 रहा होगा, और ये 2 है तो फिर ये भी 2 होगा, तो डेट मीन्स QT भी क्या होगा, 2 होगा, QT भी 2 रहा होगा। अब जब आपको अब इसका फॉर्मूला हमें QP निकालना है, तो QP इक्वल टू क्या करेंगे, QP के स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, मतलब 2 टू जा 4 एंड प्लस 4 इक्वल टू 8, डेट मीन्स QP इक्वल टू कितना हो जाएगा, √8, √8 का मतलब 2√2। तो हमने ये देखा कि जब यदि एक्स एक्सिस पे पॉइंट नहीं भी है, एक्स एक्सिस पे था तब तो हम निकाल ही ले रहे हैं डायरेक्ट माइनस करके, यदि नहीं भी है, कहीं क्वाड्रेंट के बीच में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यदि पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हम यदि क्वाड्रेंट अलग अलग हो जाए तो फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, हैं? चलिए बताइए। चलिए अब की बार जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, इस बार एग्जाम्पल जो ले रहा हूँ ये मैं ले रहा हूँ इस, देखो ये मैंने एक्सिस लिया, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको जब फॉर्मूला बताऊं तो ऐसा ना लगे कि हम रट रहे हैं, फॉर्मूलों को रटना नहीं है, आपको समझना है कि वो भी जो फॉर्मूला है वो इसी टाइप का है, समझे। तो हम क्या देख रहे थे, हाँ ये थर्ड केस देख रहे हैं हम। सो अब मैं पॉइंट ले लिया P यहाँ पे कि ये 6 और 4 है, ठीक है, और एक पॉइंट हमने ले लिया इधर इसमें QP ले लिया, Q ले लिया, ठीक है, और इसकी है -5 और -3। अब आपको इसके बीच का डिस्टेंस बताना है, अब इसके बीच का आपको डिस्टेंस बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे तो डायरेक्ट हम कर नहीं सकते, इसका मतलब इसमें पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस के लिए हमें पहले क्या करना पड़े, हमें इस पॉइंट से जाते हुए y के पैरेलल, ये y है और ये x है, तो इसके पैरेलल होते हुए क्या करेंगे, हम एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे हम। तो ये लाइन मैं खींच देता हूँ, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लेना। चलो लगभग सीधा हो गया। तो ये लाइन हमने खींच दिया इसके पैरेलल, और अब हम इस एक्सिस के होते हुए इस एक्स एक्सिस को पैरेलल मानते हुए और इसको हम यहाँ से इसके पैरेलल खींच देंगे जो कि P पॉइंट से जाएगा। ओके, तो अब बताओ ये कोई T पॉइंट मिल गया हमें जहाँ कट हुआ, और ये हमें S मिल गया। तो अब हम इसमें इसकी बात करूँ तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेट हम पता कर सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट कितना है, ये एक्स एक्सिस है ना, इस पे y तो 0 ही होगा, इस पे तो सिर्फ x ही तो होगा, x हमारा -5 है, तो x -5 और 0 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ओके, यदि मैं यहाँ पे ये कट कर रहा है r पे, तो इसकी कोऑर्डिनेट लिखूँ तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो y कितना है, इसका 4 है, तो इसका मतलब ये 4 रहा होगा, तो ये 0 और 4, इस पॉइंट पे इस y पे x 0 होता है। तो हम ये यहाँ से क्लियर हो गए कि ये पॉइंट हमें मिल गया। तो अब हम इसको यदि आप मिला देते हैं इसको इस तरह से, सॉरी ये यहाँ पे मान लेते हैं ऐसा पॉइंट मिल गया। ओके, तो अब आप पाइथागोरस लगा सकते हो। कैसे पाइथागोरस लगाएंगे बताओ, ये डिस्टेंस आपको पता है क्या, अरे बता दो, अरे बोल दो, ये कितना बताओ, ये कितना, -3, मतलब ये डिस्टेंस, मतलब 3 तो यूनिट में तो 3 है ना, वो डायरेक्शन के हिसाब से माइनस ले लिया हमने। ये कितना, ये 4, समझ में आया। उसके बाद ये कितना, ये 5, और ये कितना, ये 6, तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो ये कितना हो जाएगा, PT आपको कितना हो जाएगा, PT इक्वल्स टू कितना होगा बताओ। PT आपका देखो ये तो यहाँ तक कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक तो 6 है, यहाँ से यहाँ तक तो 6 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 6 है ना, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 6 है, तो ये 6 है, और ये कितना है इधर, ये 5 है, ये -5 है। माइनस तो सिर्फ ये बता रहा है कि आप ओरिजिन के इस साइड हो, भाई वैल्यू तो 5 ही है ना, तो टोटल वैल्यू कितना होगा यहाँ से यहाँ तक। अब कुछ बच्चे यहाँ क्या करेंगे, ये सर माइनस है तो 6 में से माइनस कर देंगे 5 और बोलेंगे 1,
अरे भैया एक कैसे हो जाएगा बताओ, ये ऑलरेडी यहाँ तक 6 है, तो ये टोटल ये इतना एक ही कैसे रहेगा, ये रहेगा 11 यूनिट। ठीक है, माइनस को यहाँ पे हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि माइनस तो सिर्फ ये बताता है कि ओरिजिन से इधर हो तो आप माइनस में हो। ठीक है, सो अब देखो हम क्या कर रहे थे, ये 11, तो मतलब पीटी हमारा 11 आ गया, 11 यूनिट। इस तरह से यदि मैं पूछूं क्यूटी कितना होगा, क्यूटी कितना होगा, तो ये 4 और ये 3 तो 7 हो गया। और जब इसका जब ये निकालेंगे तो पी क्यू निकालेंगे, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 170, अंडर रूट 170, क्योंकि एक रहेगा 121 और प्लस 49, 170 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से मतलब हमने ये देखा कि यदि दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट में हुए तो भी हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका मतलब यहाँ से ये क्लियर हुआ कि इसका एक कोई ना कोई एक जनरल फॉर्मूला होगा जो ये ऐसा इस पे फिट हो रहा है, जो कि सही आंसर हमारा हमेशा दे रहा है। ठीक है, तो हम अब उस जनरल फॉर्मूले की तरफ चलते हैं कि वो जनरल फॉर्मूला क्या होगा हमारे लिए। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं, हम फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। ये हमने जो अभी पॉइंट लिया था वही पॉइंट हम सेम क्वेश्चंस को समझाते हैं। ये पॉइंट हमने क्यू पी, ये पी पॉइंट लिया, ये क्यू है, इसकी एक्स ये मान लेता हूँ, फिर फोकस बिगड़ गया। यस, तो ये क्यूब जो पॉइंट है इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 x2 मतलब ये। ठीक है, ये यहाँ से ये डिस्टेंस और y2 मतलब ये डिस्टेंस, समझ में आया। ओके, ये जो पॉइंट आपको बताया जा रहा है, ये पॉइंट बताया है, ये है x1 और y1, सिंपल। अब इस लाइन को हम मिला देते हैं और इसका फॉर्मूला हमें निकालना है। ठीक है, अभी तक तो हम पाइथागोरस से निकाल रहे हैं, लेकिन बार बार पाइथागोरस थोड़े ना लगाएंगे, हम एक जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे। यहाँ से यही वाला सेम हमने जो किया था, यहाँ से परपेंडिकुलर लगा दिया, पैरेलल खींच दिया और इसको हमने यहाँ से दे दिया, ये टी हो गया और ये आर हो गया, ये एस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ओके, अब हमारा यहाँ से यदि मैं पूछूँ कि ये ओरिजिन है, ये ओ मान लेते हैं, ये पॉइंट ओ है, तो आपके पास ओ एस कितना है, ओ एस कितना है, ओ एस इक्वल टू कितना है, x2। और मैं पूछूं ये पॉइंट मैं पूछूं कि बताइए आप ओ एस कितना है, x2 है, ओ आर कितना है, ओ आर कितना है, x1 है, ओ आर कितना है, x1 है। तो मैं यहाँ से यदि पूछूं कि आर एस बताओ, आर एस ये बताओ, मतलब यहाँ से ये x2 है, यहाँ से यहाँ x1 है, तो आर एस कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, सिंपल। ठीक है, तो इसी तरह से मैं पूछूं कि एस क्यू जो लेंथ है, ये कितना है, y2, ये लेंथ कितना है, y2, मतलब एस क्यू जो लेंथ है ना वो है y2। और आपका एस टी कितना है, एस टी जो है ये कितना है, y1, एस टी कितना है हमारा, y1, एस टी कितना है, y1। अभी ये y1 है तो ये अपना पी आर भी y1 होगा, मतलब पी आर भी इसी के इक्वल होगा, पी आर इक्वल टू y1। अब इसका मतलब यहाँ से अब यदि मैं QT लिखना चाहूँ, मतलब ये लिखना चाहूँ, तो भैया यहाँ से ये यदि y1 है, ये y1 है और ये कंप्लीट y2 है, तो ये कितना रहा होगा, ये QT कितना रहेगा, y2 माइनस y1। तो हम यहाँ से QT लिख सकते हैं, QT इक्वल टू y2 माइनस y1। समझ में आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। अब आप वही सेम फॉर्मूला जो, क्योंकि हमने देखा था कि पाइथागोरस से ही तो आ रहा था फॉर्मूला, तो पाइथागोरस भी लगाएंगे हम, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारा आएगा पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। और क्यू टी स्क्वायर कितना है, क्यू टी स्क्वायर है, क्यू टी अभी निकाला था y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस का pt कितना है अपना, x2 pt कितना था हमारा, देखो अब ये आर एस और पी टी बराबर होगा, क्यों, क्योंकि आर एस जो है वही रेक्टेंगल में पी टी होगा, तो पी टी हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही आपका फॉर्मूला बन जाएगा। कोई दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत होगा भी, क्यों दिक्कत, सबसे इजी चैप्टर अभी आप पढ़ रहे हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, समझे। तो आपने ये देख लिया, इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला।
दो पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे पार्टिकुलर यदि पूछा जाए, पार्टिकुलर यदि कोई पॉइंट है, ठीक है, मैं इसको जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ कि इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिले कि कोई पॉइंट है और आपको ओरिजिन से निकालने बोल दिया, तो एक पॉइंट आपका क्या हो गया, एक कोऑर्डिनेट तो आपका 0 0 बन गया, समझ में आ गया, एक कोऑर्डिनेट तो आपका 0 0 बन गया। तो एक कोऑर्डिनेट 0 0 बनने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये हमारा जो x1 y1 है ना, ये 0 हो जाएगा। अब x1 y1 0 हो जाएगा, मतलब ये कोऑर्डिनेट्स यदि x2 और y2 है तो सिर्फ x2 y2 का रह जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, जो पॉइंट दिया रहता है ना, तो ये P पॉइंट है और ये P पॉइंट आपको x और y दिया हुआ है, तो इस तरह से डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं इसका पी क्यू इक्वल्स टू ये हमारा P और ये Q है, तो पी क्यू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट तो ये ओरिजिन 0 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, कोई डाउट नो। अब हम वी कैन, और इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को यदि आपको पी क्यू इक्वल टू कहीं ऐसा देखने को मिल जाए तो ये मत समझना कि सर गलत पढ़ा दिए, ठीक, इस तरह से भी आपको मिल सकता है x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ऐसा देखने को मिल सकता है। अब अरे आप बताओ और क्यों, क्योंकि x2 में से x1 माइनस करो या x1 में से x2 माइनस करो, ये इस पे स्क्वायर क्या है, एक इवन नंबर है, और इवन नंबर इसका मतलब ये क्या बना देगा, उसको पॉजिटिव बना देगा। आप किसी में बड़े में से छोटे माइनस करो या छोटे में से बड़े माइनस करो, वो यदि माइनस रहेगा तो उसको वो पॉजिटिव बना देगा। तो ये भी फॉर्मूला आपको ये भी आपको देखने को मिलेगा, तो इससे आप कंफ्यूजन नहीं होना है कि हमने गलत पढ़ लिया, ठीक है। तो अब आपको एक सिंपल क्वेश्चन देते हैं, चलिए अब इसका फॉर्मूला बताइए, मतलब आंसर्स बताइए। आपको आंसर बताना है कि एक सेकंड। सो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कर रहा है कि 3 पॉइंट दिया हुआ है आपको, ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, 3 2 एंड -2 और माइनस का 3 और एंड 2 एंड 3 दिया हुआ है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये फॉर्म अ ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल बना रहे हैं 3 कोऑर्डिनेट मिलके, ठीक है, ये तीनों कोऑर्डिनेट मिलकर ट्रायंगल बना रहे हैं। तो ये बताना है कि ये किस टाइप के ट्रायंगल बनाएंगे, और ये क्या ये ट्रायंगल बनने लायक है या नहीं है, ये जो तीनों कोऑर्डिनेट हैं ये बनने लायक है या नहीं है। तो पहले इसका हम टेस्टिंग करते हैं कि ये बनने लायक भी है या नहीं है। अब ट्रायंगल के बनने का लायक कि आप अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल के प्रॉपर्टी का जरूरत पड़ेगा आपको। ट्रायंगल तभी पॉसिबल है जब उसके 2 साइड का सम तीसरे से हमेशा बड़ा हो, किन्हीं 2 साइड का, किसी 2 साइड का सम तीसरे से क्या हो, बड़ा हो, तभी हम वो ट्रायंगल संभव है, अदरवाइज ट्रायंगल हम फॉर्म नहीं कर सकते। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे ये पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट आपको रहा होगा, ये P रहा होगा, ये Q कोऑर्डिनेट रहा होगा, ये आपका Z कोऑर्डिनेट रहा होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो यदि मैं PQ कोऑर्डिनेट लिखूं, जैसे मैं ये पॉइंट पे ऐसे रहा होगा, कुछ ऐसे 3 कोऑर्डिनेट रहा होगा, PQR, ऐसे PQR लिख लेते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत, थोड़ा अच्छा लगता है, PQR लिख लिया। सो अब ये कोऑर्डिनेट रहा होगा, तो अब ये इसका डिस्टेंस का पता करना है आपको, ये डिस्टेंस पता करना है PQ। हम जब ये 2 पॉइंट लेते हैं, इसका ये डिस्टेंस पता कर रहे हैं, तो हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है PQ का, मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है रूट ओवर क्या, x2 माइनस x1। तो x2 कौन है इसमें, x2 है माइनस का 2, x2 कितना है माइनस का 2, और x1 कितना है, x1 है 3, तो माइनस का 2 और माइनस का 3 का स्क्वायर, समझ में, प्लस क्या होता है y2 माइनस y1, y2 कितना है माइनस का 3 और ये कितना है माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 3 और माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये 5, ये देखो 5 का स्क्वायर देगा, ये भी 5 का स्क्वायर देगा, मतलब 25 और 25 50 और रूट ओवर 50 हो जाएगा, ठीक है। और रूट ओवर 50 का मतलब ये अप्रोक्स कितना आएगा पॉइंट में, तो 7 7 49 होता है, 49 का रूट होता है 7, तो ये पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, इसे अप्रोक्स मान लेते हैं। इसी तरह से यदि PR निकालना हो, तो यदि हमें PR निकालना हो तो क्या करेंगे, तो यही कोऑर्डिनेट, अभी आपको कोऑर्डिनेट आपको पता है 3 माइनस PR लिया है हमने, ठीक है। तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस इसका भी 3 माइनस 2 का स्क्वायर, तो मतलब ये भी रूट अंडर 50 देगा, ठीक है, रूट ओवर 50, सॉरी ये यहाँ y2 2 है, सॉरी ये 2 माइनस 3 होगा, ये 2 माइनस 3 होगा, 2 माइनस
3 होगा। तो ये कितना 2 - 3, ये भी 1 देगा, ये भी 1 आएगा यहाँ से, और दोनों फिर कितना देगा, √2 हो जाएगा। 15 है √2, और √2 का मतलब 1.41 वैल्यू होता है, हम जानते हैं। इसी तरह से हम यदि लिखना होगा QR लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 और -2 का स्क्वायर प्लस -3 और -3 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर 16 और 9, तो ये आ जाएगा 52, √52, और √50 मतलब वही 7.21 के अप्रॉक्स आएगा। समझ में आया? तो अब आप पहले तो ये चेक करो कि ये ट्रायंगल बनने लायक है या नहीं है। तो किसी दो का सम करो, तीसरे से बराबर बड़ा मिल रहा है क्या? हाँ, इनका सम करेंगे इससे बड़ा मिलेगा, इन दोनों का सम करेंगे इससे बड़ा मिलेगा, और इन दोनों का सम करेंगे तो इससे तो बड़ा है ही। मतलब किसी दो साइड का सम हमें तीसरे से बड़ा मिल रहा है, डेट मीन्स ये ट्रायंगल बनने लायक तो है। इसकी जो लक्षण है ना, लक्षण खराब नहीं है, अच्छा है, ठीक है, ट्रायंगल वाली सारी प्रॉपर्टी रखेगा। अब उसमें अपन को ये बताना है कि ये ट्रायंगल तो बनने लायक है, लेकिन ये किसको किस कैटेगरी में डालें। ये भाई साहब जो कौन से कैटेगरी में है, वो रेक्टेंगल वाले में है, ठीक है, या ये आइसोसेलेस वाले में, किस में है? तो उसके लिए क्या करोगे आप, दिमाग लगाओ। उसके लिए आप क्या, सिंपल फॉर्मूला आप देखो कि यदि मैं ऐसे लिखता हूँ PQ स्क्वायर, सॉरी, यदि मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि किसी दो साइड का सम क्या हो रहा है, तीसरे के बराबर हो रहा है। कैसे? मैं यदि QR लिखूँ, यहाँ से QR का स्क्वायर लिखूँ तो QR का स्क्वायर क्या आएगा, ये 52 हो जाएगा, ये 52 होगा ना, और इक्वल टू हमें क्या दिख रहा है, ये PQ का स्क्वायर और प्लस PR का स्क्वायर दिख रहा है हमें। मतलब PQ यदि √50 है तो PQ स्क्वायर कितना 50 रहा होगा, तो ये 50 और ये प्लस 2, तो मतलब ये 52 है, ये भी 52 है। दैट मीन ये हमारा फॉर्मूला सेटिस्फाइड कर रहा है, ये वेरीफाई हो रहा है। तो मतलब हम रिवर्स, पाइथागोरस को रिवर्स करके आप पढ़ोगे तो यही बोलोगे ना कि हम ये पढ़ते हैं कि किसी ट्रायंगल में यदि 90 डिग्री है, ठीक है, तो उसमें ये फॉर्मूला वैलिड होता है कि कर्ण स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यदि ये फॉर्मूला है तो इसका मतलब ये एंगल जरूर 90 डिग्री रहा होगा, तो डेट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। समझ में आया? तो डेट मीन्स ये एक ऐसा है, ये भाई साहब राइट एंगल ट्रायंगल है, इनकी जो लक्षण है वो राइट एंगल की तरह है। चलिए, अब आप ये इस टाइप के क्वेश्चन किए, बाकी मैं और क्वेश्चन कराऊंगा। सो जैसे मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके लिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन वाले सेशन में और भी क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी तो बस आप जस्ट समझिए कि एक चैप्टर है क्या। तो देखो, मैं NCERT में ही एग्जाम्पल है, तो उसी से मैं ये एग्जाम्पल लेता हूँ। अब आपको इसमें आपके मान लेते हैं यहाँ पे 3 फ्रेंड है, ठीक है, ये 3 फ्रेंड है, ये 3 फ्रेंड हमने मान लिया, यहाँ से ये 3 और ये इधर ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, ये ऐसे बैठी हुई है। अब और ये क्लासरूम में पढ़ रही है ऐसे। अब पूछा जाए कि आप इनका जो कोऑर्डिनेट है वो दे दिया गया है। इसका जो कोऑर्डिनेट है ये इधर से यहाँ से कि देखो, पहले ये समझ लेना इस पे कि आपको जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना हो तो आपको एक ना एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। जिससे हमने क्वाड्रेंट में एंगल मेजरमेंट के लिए लिए थे ना कि इस एक्सिस को हम रेफरेंस लेते हैं, तो वैसे हमारा यहाँ पे रेफरेंस कौन होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है। ओरिजिन से हम सारा वैल्यू मेजर करते हैं। हमारा रेफरेंस कौन सा होता है, अरे दो वैल्यू को जब मेजर करोगे तो एक पॉइंट तो ओरिजिन लेना पड़ेगा ना, एक रेफरेंस तो लेना पड़ेगा, तभी तो बताओगे ना कि इस पॉइंट से यहाँ पे इतना डिस्टेंस है। यदि आप सिर्फ एक पॉइंट को पूछोगे कि भाई बताओ इसका पोजीशन क्या है, तो मैं कैसे समझूंगा कि आप पोजीशन इसका हमारे घर से पूछ रहे हो या आपके घर से पूछ रहे हो या कहीं और से पूछ रहे हो। आपको एक पॉइंट बताना पड़ेगा कि बताओ यहाँ से कितना है, ठीक है। तो आपको रेफरेंस लेना पड़ता है, तो रेफरेंस हम यहाँ ओरिजिन लेते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और हाँ, जब हम y एक्सिस पे कोई लाइन खींचते हैं तो वो x डिस्टेंस बताता है, और जब x पे कोई लाइन खींचते हैं तो वो y डिस्टेंस बताता है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट आपको कितना ये पॉइंट ये आपको दे रखा है 3 और ये 1, ठीक है। इसी तरह से यहाँ दे रखा है, ये इसकी कोऑर्डिनेट बता रखा है कि ये 6 है यहाँ से, और ये यहाँ से 4 पे है, और ये जो है इधर से ये 6 पे है और ये यहाँ से 8 पे है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बताइए इसके बीच का डिस्टेंस बता दीजिए आप। तो क्या ये काफ़ी टफ काम है क्या इजी काम है? ये PQR हमने ले लिया, तो आप नहीं फाइंड आउट कर सकते क्या? अरे बता दो, बोल दो,
अरे ये कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट लिख लो भाई, कोऑर्डिनेट लिखना जरूरी है। इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, पहले x तो 3 और ये 1। इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखाएगा, इसका 6 और 4। इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे 8 और 6, यही लिखोगे। अब जब ये लिख लिया तो हम फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। जब पी क्यू निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू इक्वल टू, मन में ही करो, x2 माइनस x1 था मतलब 6 माइनस 3 मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो √9 प्लस 4 माइनस 1 कितना 3 मतलब 9, मतलब ये हो जाएगा √18। √18 का मतलब 3 रूट कितना 4 तिया 6 तिया 9 तो 9 से 12 जाएगा √3√2, ठीक है। 9 दूनी 18 है तो 9 12 जाएगा रूट से। तो इसी तरह से हम बाकी भी इसको भी निकाल सकते हैं। यदि इसके बीच का पूछो तो इसका भी निकाल सकते हैं। यदि हमें पी क्यू पी आर पूछ लेता डायरेक्ट तो ये कोऑर्डिनेट के बीच में निकाल देते। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि अब इस फॉर्मूला का यूज कैसे करना है। बाकी और क्वेश्चन हम इस पे नेक्स्ट के क्लास में मतलब डिस्कस करेंगे। अभी हम आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है उसे हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला ही उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला देखो, या इसको कहीं आपको डिवीजन फार्मूला भी मिलेगा। क्या मिलेगा, डिवीजन फार्मूला। अब देखो डिवीजन फार्मूला क्या होता है, डिवीजन फार्मूला मतलब लाइन को यदि डिवाइड कर दिया जाएगा तो उसका फार्मूला क्या बनेगा, ठीक है। एक सेकेंड, ओके। लाइन को यदि डिवाइड कर दिया जाए तो क्या फॉर्मूला बनेगा उसका। तो जब लाइन को डिवाइड करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, लाइन को अब लाइन भी देखो दो तरीके से डिवाइड हो सकता है। एक तो इंटरनली डिवाइड हो सकता है, इंटरनली डिवाइड कर दो उसको। इंटरनली डिवाइड का मतलब ये कोई लाइन है और आपने इसको कहीं पे इस पे डिवाइड कर दिया पी पॉइंट पे, ठीक है। ये तो इंटरनली डिवाइड होगा, मतलब लाइन के अंदर वाले पार्ट को ही आपने डिवाइड कर दिया। एक होता है एक्सटर्नली, ठीक है। तो एक्सटर्नली डिवाइड करने मतलब ये कोई लाइन है ए बी, आपने बी को आगे की ओर बढ़ाया और इधर कहीं कट कर रहा है, ठीक है। इसको इधर कहीं कट कर रहा है, समझे। तो ये दोनों फॉर्मूले हम देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं एक एग्जांपल है आपको समझाना चाहता हूं, ताकि आपको फिर जब मैं देखो डायरेक्ट मैं फॉर्मूले भी बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको समझ में आए कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तब वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रूफ पता हो, आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको ज़रूरी है कि आपको ये पता रहे कि ये फॉर्मूला कैसे आया। तो मैं यहाँ पे वही सेम एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट है, मैंने लिया था एग्जांपल कि ये 36 है यहाँ से, ठीक है, और ये 15 है, ये 15 है, ओके। तो ये पॉइंट मान लेते हैं, मैं बी मान लेता हूँ, और ये अपना ओ है, और इसको मिला दिया। मान लेते हैं ये कोई घर है यहाँ पे, ये आपका घर है यहाँ पे, और यहाँ से कहीं रेफरेंस पॉइंट से हम यहाँ पे ओरिजिन से हम इसका मेजरमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ ये रेफरेंस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हमें एक पोल लगाना है, यहाँ पे हमें एक पोल लगाना है, इलेक्ट्रिक पोल लगाना है, ठीक है, ये P। अब हमें इसका इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस P का इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इस P का इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगा, जब तक कि इसका कि आपको कोऑर्डिनेट ना पता चल जाए। भैया इसका कोऑर्डिनेट पता चलेगा तभी तो आप इसका इन्फॉर्मेशन बता पाओगे ना, कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, कहाँ कहाँ रहेगा ये। तो हम इस टाइप के प्रॉब्लम को ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने ज्योमेट्री का चीज़, हम ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी जानते हैं कि हमें सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी बताया, तो हम सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यहाँ से हम इसको परपेंडिकुलर डालेंगे, इधर से इधर परपेंडिकुलर डालेंगे, ओके। और ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लिया हमने, ये अपना पता ही है, ये 36 और 15 है, और ये अपने को पता है 0 और 0 है, ओके। सो इसके बाद हम क्या देखेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्स वाई है हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब इसको हम इस तरह से देखते हैं, मतलब इस दो ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल भी ये डी मान लेते हैं, ये अपना ये है, ठीक है, और ये सी पॉइंट है। तो दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, पी डी ओ ट्रायंगल, मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रायंगल पी डी ओ, दो ट्रायंगल दिखा। और एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है, ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है बी पी सी, ट्रायंगल बी पी सी। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर नहीं है, अरे बता दो सिमिलर है या नहीं है। सिमिलर है, बिल्कुल है। सिमिलर कैसे है, तो एंगल प्रॉपर्टी से।
देखो ये 90 और ये भी 90, एक एंगल बराबर हुआ। अब दूसरा एंगल कौन सा बराबर होगा, दिमाग लगाओ। ये पैरेलल एक्सिस है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पीसी जो है ये इसके पैरेलल है ओई के, ये ई है ओई के पैरेलल है। तो ओई के पैरेलल है तो इसका मतलब, और ये लाइन इसको कट कर रही है तो इसका मतलब ये अल्टरनेट एंगल बराबर नहीं होगा, तो डेट मीन्स ये भी एंगल बराबर है। और जब हम जानते हैं किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो जाते हैं, तीसरा तो ऑटोमेटिक हो जाता है, ये मैंने ऑलरेडी समझा रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्लास में, और मैं ज्योमेट्री जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो इसका मतलब ये जो पी डी ओ है ये सिमिलर हो जाएगा बी पी सी के, ठीक है, बी पी सी के। मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ, बहुत ब्लैक पेन यूज़ कर लिया मैंने, ब्लू से पढ़ाते हैं हम। तो ये बराबर हो जाएगा, समझ में आया। तो इसका सिमिलर हो गया। सिमिलर होने का मतलब हम जानते हैं क्या, सिमिलर हो जाता है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल हो जाते हैं। तो इक्वल कैसे होंगे, हम देखते हैं ओडी, हम लिखते हैं ओडी, ठीक है। तो ओडी, इसको लिखने का तरीका भी हम बता रखे हैं। इस ट्रायंगल में ओडी लिया तो इस ट्रायंगल में भी यही एंगल, मतलब एंगल के सामने देखा जाता है कि ये एंगल ले रहे हैं, इस एंगल के सामने क्या है, ओडी है। तो इस ट्रायंगल में भी इसी एंगल के सामने लेंगे क्या, पीसी, ठीक है, पीसी इक्वल होगा किसके। अब हम कौन सा एंगल मुझे पता है, लेंथ पता है, तो अब हम जो लेंथ पता है वो है ओपी, ओपी 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 हमें पता है, ठीक। ओपी हमें मतलब रेशियो लिख लेते हैं पहले, ओपी हमने लिख लिया अपॉन ओपी। अब देखो ओपी किसके 90 के सामने, तो इस ट्रायंगल में भी 90 के सामने क्या हो जाएगा, बीपी। और ये जो है, ये जो हमने जो ये यहाँ पे माना, ये हमने इस तरह से माना कि मानते हैं कि ये जो पोल जो जहाँ लगाना है, ये इन्फॉर्मेशन हम बताना भूल गए आपको कि ये इन्फॉर्मेशन मतलब जो पोल लगाना है यहाँ पे वो बताया जा रहा है कि ये जहाँ पे पोल लगाया जाए ना इस डिस्टेंस को ये 1:2 में डिवाइड करेगा। किसमें, 1:2 में डिवाइड करेगा, 1:2 में डिवाइड करेगा। मतलब OP और PB कितना होगा, 1:2 होगा, 1:2 होगा। 1:2 का मतलब यदि ये 10 होगा तो ये लेंथ कितना होगा, ये 5 होगा। समझ में आया। तो इस तरह से ये डिवाइड होगा। ओके, तो यदि ये 20 होगा तो ये 10 होगा। इस तरह से बोला है कि इसके बीच में लगाना है, कि इस तरह से पोल लगाओ कि ये जो डिस्टेंस है इसको 1:2 में ये डिवाइड करे। मतलब ये 30 टोटल होगा तो इधर 20 रहे और इधर 10 रहे, ये है इन्फॉर्मेशन। तो इसका मतलब यही तो रेशियो दे रखा है 1/2, यही तो रेशियो दे रखा है ना 1/2। ओके, और ये जो है ये एक रेशियो और बराबर होगा 3 से, हमने दो साइड के तो करस्पॉन्डिंग साइड लिख दिया रेशियो। एक साइड कौन सा बचा, PD अपॉन BC, PD अपॉन BC, ये तीनों क्या होंगे, हाफ होगा। जब ये एक साइड यदि हाफ रेशियो दे रखा है, एक साइड का रेशियो जो दे रखा है वो हाफ दे रखा है, तो बाकी भी रेशियो इसी में डिवाइड होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होंगे। सो नाउ हम यहाँ से क्या देखेंगे कि हमारा जो PD ये कितना आपको दिया रखा है, ये यदि कोऑर्डिनेट x है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना रहा होगा, x रहा है। यहाँ से यहाँ तक x है, दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, x है। सो ये हमारा कितना है, x, OD हमारा कितना है, x। और PC कितना है, PC कहाँ है आपको दिख रहा है, PC यहाँ दिख रहा है। ये लाइट आज कुछ ज़्यादा ही है, चमक रहा है ज़्यादा। PC ये दिख रहा है आपको, PC। तो PC का लेंथ कितना है बताओ, ये टोटल यहाँ से ये 36 है और ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, 36 - x, तो ये 36 - x इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ, इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से आपको x कितना आएगा बताओ, x जो आएगा वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। x इक्वल टू यहाँ से मल्टीपल करोगे तो हो जाएगा 36 - x इक्वल टू 2x, दैट मीन्स ये 3x इक्वल टू 36। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 3 36, 12 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से y भी फाइंड आउट कर लेंगे। y जब इसमें देखो y कौन सा है, y हमारा कौन सा लेंथ है, ये है PD वाला है, तो PD की जगह y रख दो, PD की जगह y रख दिया। और BC कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा, ये टोटल 15 है, ठीक है। और ये इतना y है, ये इतना y है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 - y, 15 - y इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, यहाँ से y आ जाएगा 5, ठीक। तो जो ये XY कोऑर्डिनेट जो बना, वो कितना बना, 12 5, समझ में आया। 12 और 5 का कोऑर्डिनेट बनेगा। अब आप इस 12 5 को यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हो, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पे ये 12 5 का मतलब क्या है कि ये लेंथ कितनी हो रही होगी, ये 12 5 का मतलब ये लेंथ कितनी रहोगी, 12 रही होगी,
अरे ये लेंथ कितनी रही होगी 12, ठीक। और ये टोटल 36, ये टोटल कितना 36। तो 12 यहाँ तक है, तो इसका मतलब इधर कितना रहा होगा, ये 24 रहा होगा। अरे ये 24 रहा होगा ना, ये 24 रहा, ये यहाँ तक 12 है तो ये 24 रहा होगा, क्योंकि ये टोटल 36 है। तो जब इसको कट करोगे 12 और इसका 24 का जब करोगे तो ये कितने में आएगा, 1:2 आएगा या नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। इसी तरह से मैं 5 इसकी बात करूँ, वाई की बात करूँ, तो ये 5 है और तो ये 5 है, तो ये टोटल कितना है 15 है, तो इसकी रेशियो लोगे तो कितना आएगा, सॉरी ये जब 5 है तो ये कितना आएगा अपना, ये कितना आएगा, ये टोटल ये 5 और ये टोटल 15, तो ये 10, ये 10, तो 5:10 कितना आएगा 1:2। तो मतलब ये कोऑर्डिनेट अपना सही है, ये कोऑर्डिनेट जो हमने निकाला वो बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया। तो इसी तरह से हम इसको क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो जनरल फार्मूला हमें निकालना है। तो जनरल फार्मूला इसी पे बेस्ड है, इसी पे जनरल फार्मूला भी बेस्ड है। आपको देखो मैं यहाँ पे एक रफ आइडिया दे दूंगा, आप इसका कैलकुलेशन कर लेना, मतलब इसे फाइंड आउट कर लेना। आपको एक्सिस लेना है, ठीक है, इस पे एक लाइन लेना है, ये हमने लाइन ले लिया, ए बी ले लिया हमने लाइन, और इस पे कोई पी पॉइंट जो है वो यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट रख रहा है, और ये जो वी है वो x2 है, ये बी जो है, एक सेकंड चलिए उसको बाद में, वो चल नहीं रहा है, ठीक है, ये x2 y2 है, x2 y2 है, x2 y2 है, ओके। ये कितना है x1 y1 है, x1 y1 है, और ये xy है ही। तो अब इसका ये वो पता करना है, फाइंड आउट करना है इसका फॉर्मूला, कि बताइए इसका एक्स वाई कितना रहा होगा। यदि आपका 2 पॉइंट दे रखा है, ये दोनों पॉइंट, तो अब बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या रहे, क्या होगा। तो इसी तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ये 2 जनरल फॉर्मूला हमारा आ गया यहाँ से, मतलब ये 2 एक्स, ये हमारा 2 पॉइंट है, इससे हम इसको रिलेट कर लेंगे। तो जब रिलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जैसे वहाँ पे किया था, इसको हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, डाल दिया, यहाँ से भी परपेंडिकुलर गिरा देंगे, परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ से भी परपेंडिकुलर डाल दें, ठीक है, यहाँ से भी हम परपेंडिकुलर डाल देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ से भी परपेंडिकुलर डालना है और यहाँ से परपेंडिकुलर डालना है, ओके। अब आपको 2 ट्रायंगल दिख रहा है इसमें, अरे 2 ट्रायंगल दिख रहा है, बता दो, ये ट्रायंगल दिख रहा है, और मान लेते हैं यहाँ पे जो ये पी ए पी, यहाँ मान लिख देता हूँ मैं, ए पी रेशियो पी बी रेशियो कितना है, ये m रेशियो m1 रेशियो m2 मान लेते हैं, m1 रेशियो m2, डेट मीन्स ये m1 रेशियो m2 में है। समझ में आया, ये m1 रेशियो m2 में है। सो अब हम क्या करेंगे कि वही सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, कि ये दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे हम, पहले तो सिमिलर बता देंगे, और सिमिलर है भी, हमने अब ये 90 ये पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल, तो ये एंगल बराबर, तो मतलब ये सिमिलर ट्रायंगल है, इतना तो आपको मानना पड़ेगा। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो मैं यहाँ लिख दूंगा क्या, कि ट्रायंगल पी ए, ये नाम नहीं दिया मैंने, PAQ मान लेते हैं, ये PAQ, और ये ट्रायंगल में हम मान लेते हैं ये APC Q, ये P हो गया, ये RST, ओके। तो अब नाम लेते हैं PAQ सिमिलर है किसके, PA ट्रायंगल PBC के। समझ में आया। अब ये दोनों सिमिलर हो गए तो हम इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो लिख देते हैं कि PA अपॉन BP इक्वल टू AQ अपॉन PA। तो PA कौन कहाँ है, PA रेशियो BP, PA रेशियो BP, ठीक है। सो AQ रेशियो, ये AQ है तो ये PC आएगा। अब एक साइड बचा PQ, तो PQ डिवाइड बाय BC, ठीक है, ये रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। अब ये दोनों रेशियो बराबर होगा तो हम यहाँ से एक एक करके लिख लेते हैं। जैसे AQ है तो AQ को हम क्या लिख सकते हैं, AQ जो हमारा है ये AQ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे बताइए। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये हमारा ये कितना है, ये ओरिजिन O है, तो ये OS कितना है, OS है X, क्योंकि अपना कोऑर्डिनेट क्या है, X है ये, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ तक, X1 है, तो ये कितना हो जाएगा, AQ जितना होगा वही तो RS है ना,
जो इतना ए क्यू है वही आर एस है, इक्वल टू आर एस भी आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से x2 में से x1 माइनस कर दो, सॉरी x में से x1 माइनस कर दो तो ये आपका ए क्यू आएगा, x में से x1 माइनस कर दिया हमने। तो इसी तरह से हम PC का भी लिख सकते हैं, PC का लिख लिया, PC और PC किसके बराबर है, ST के। तो ST और ST कितना है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है x2, OT कितना है x2, और ये कितना है, ये सॉरी ये x2 है और ये कितना है, सॉरी ये x है यहाँ तक, ये हमारा x है और ये x2 है, तो ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। समझ में आया। अब इसी तरह से फिर y का भी लिख लेना, PQ कितना हो जाएगा, PQ का मैं यदि लिखूं तो PQ हो जाएगा अपना y माइनस y1, PQ इक्वल टू y माइनस y1, PQ इक्वल टू y माइनस y1, PQ ये है, ठीक है। PQ का हमें लिखना है तो y माइनस, देखो यहाँ से यहाँ तक तो y है और यहाँ से यहाँ तक ये y1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा PQ इक्वल टू y1 माइनस y1। अब नेक्स्ट हम इसका लिखेंगे BC है, तो BC कितना हो जाएगा, BC कहाँ दिख रहा है आपको, देखिए BC, तो BC कितना है, ये है y2 और ये है y, तो ये कितना हो जाएगा y2 माइनस y। अब इसको सिंपली यहाँ पे आप पुट कर दो, ठीक है, क्योंकि आपको ये तो पता है AP अपॉन PB तो पता है, AP अपॉन AP मतलब PA अपॉन PB तो पता है, M1 अपॉन M2, तो इसके जगह पे हम यहाँ पुट कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा M1 अपॉन M2 इक्वल टू AQ के जगह पे हमारा आ जाएगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल डिवाइड बाय y2 माइनस y1। समझ में आया। सो अब ये हमने लिख लिया। अब यहाँ से अपन को क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार इक्वल कर लेंगे, और इन दोनों को एक बार इक्वल कर लेंगे। जब दोनों तीनों इक्वल हैं तो एक इंडिविजुअल भी तो कर सकते हैं इक्वल, इतना तो आप जानते होंगे। तो इसका मतलब यहाँ से हम m1 अपॉन m2 यदि करूँ तो ये आ जाएगा x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अब आप क्रॉस मल्टीपल कर दो। जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे हम तो क्रॉस मल्टीपल में क्या मिलेगा हमें, इसमें आ जाएगा m1 का मल्टीपल हो जाएगा तो m1 x2 माइनस m1 x1 इक्वल टू इस तरफ आएगा, इसमें m2x माइनस का m2 x1 यही आएगा। अब देखो x1 वाले को भैया हमको x निकालना है, ये है, तो इनको इधर कर दो, इनको इधर कर देते हैं, तो m1 माइनस m1 x2 माइनस, और इस तरफ ये आएगा तो ये तो कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ से x1 कॉमन आ जाएगा, m1 x1 क्योंकि ये m1 है ये m2 है, ठीक है, और ये प्लस में आ जाएगा m2 x1, ठीक है, इक्वल टू m2x। अब आपको यहाँ से क्या करना है, देखिए यहाँ से x1 कॉमन आ जाएगा, आपको यहाँ से x1 कॉमन आएगा नहीं आएगा, ओके। हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है, कहाँ मिस्टेक हुआ बताओ, x1 है ये, x1 है ये, x1 में से ये x1 गलत है, यहाँ पे सिर्फ x आएगा ना, अरे x आएगा ना, ये बोलते क्यों नहीं हो, ये x आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे x आएगा, सॉरी ये x आएगा यहाँ भी x होगा, और कहाँ मल्टीपल किया हमने, m1 में किया, तो ये भी x आएगा। समझ में आया। तो डेट मीन्स ये इसको इस तरफ लाओ, ये लाइन को हम कट कर देते हैं, ये m2 वाला को इस तरफ ले आओ और इसको इस तरफ भेज दो, तो ये हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 सॉरी प्लस m2 x1 इक्वल टू m2x प्लस m1 x। अब यहाँ से m2 प्लस m1 और x कॉमन आ जाएगा इसमें से, और ये बन गया दिस। अब जब x निकालना हो तो x का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m2 प्लस m1। समझ में आया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 m2। अब इस फॉर्मूला को याद कैसे रखना है, तो याद आपको इस तरह से रखना है कि ये कोई लाइन है, ये हमारा ए बी पॉइंट है, ए बी, और ये पी पॉइंट है, ये अभी इंटरनल वाला बताया मैं, जब इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है तो ठीक है, डिवाइड कर रहा है, तो ये मानते हैं ये m1 और आपको m2 में रेशियो में डिवाइड कर रखा है,
तो जब आपको, और ये आपका कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये आपका x1 y1 और ये x2 y2 कोऑर्डिनेट है। तो जब आपको x कोऑर्डिनेट इसका लिखना होता है, x कोऑर्डिनेट, तो जब x कोऑर्डिनेट आप लिखोगे तो इसमें क्या लिखोगे, ये इसका अपोजिट वाला, जब ये x2 इसका लिख रहे हैं, m1 ले रहे हैं, तो ये मल्टीपल होगा किसके साथ, x2 के साथ। m1 किसके साथ मल्टीपल होगा, x2 के साथ, ठीक है। और m2 किसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो इसके x1 के साथ, ठीक है, उल्टा कर देना है, ठीक है। अब बाकी डिवाइड बाय m2 और m1। इसी तरह से जब y का आप जब वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो y का वैल्यू जो निकालोगे तो यही आएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक, यही दो कोऑर्डिनेट निकल के आएगा, ठीक है, m1 y2। तो इसमें भी यही है, जब m1 ले रहे हो तो इसको y2 के साथ मल्टीपल करो, और जब m2 ले रहे हो तो इसको y1 के साथ मल्टीपल करो, तो उल्टा चला देना, बस समझ में आया। तो आई थिंक आपको ये इतना आप समझ में आ गया होगा, समझ में आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हम बताते हैं कुछ स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस आप बताओ कि यदि आप, और इसी को बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, ध्यान रखना है, इसी को बोलते हैं सेक्शनल फॉर्मूला। यदि आपका केस ये हो गया कि आपका जो कोई लाइन है, कोई हमने लाइन लिया, वो बिल्कुल मिड पे कट कर रहा है, आपको दे रखा है पहले से ही कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, जो कोऑर्डिनेट है, और इसको बिल्कुल मिड पे कट कर रहा है, मिड पे कट कर रहा है। अब जब मिड पे कट कर रहा है तो इसका मतलब ये किस में बटेगा, ये 1:1 में बटेगा, सिंपल सी बात है। जब इक्वल कट कर रहा है, ये इक्वल यहाँ पे है, तो इसका मतलब 1:1 में होगा। 1:1 का मतलब m1 और m2 1:1 हो जाएगा, तो x का कितना बन जाएगा कोऑर्डिनेट, x बन जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2, और y कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 इक्वल टू 2। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्पेशल केस, ठीक है। जब आपको रेशियो इक्वल मिले तो आपको डायरेक्ट कोऑर्डिनेट को ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 कर देना है, मतलब एवरेज, एक तरह से एवरेज ही तो ऐसे ही लिखते हैं अपन, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन आपको कराते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दिख रहा है आपको। क्वेश्चन है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट in what ratio does the point माइनस का 4 and 6 divide the line दिख रहा है आपको, divide the line segment joining point a इक्वल टू माइनस का 6 and 10 and b इक्वल टू 3 माइनस का 8, ठीक। ये आपको दो पॉइंट दिया है, बोला है कि रेशियो बताइए। अब आपको रेशियो बताना है, मतलब आपको दो लाइन a और b दे रखा है, a और b को ज्वाइन करने वाला पॉइंट दे रखा है आपको, ये दे रखा है -6 और 10, और ये दे रखा है 3 माइनस का 8, और ये जो पॉइंट है ये -4 और 6 है, -4 और जो मतलब ये जो डिवाइड कर रहा है इसको, ये -4 और 6 है, सॉरी -4 और 6। तो बता रहा है कि बताइए इसका रेशियो बताइए आप, ये रेशियो किस रेशियो में डिवाइड होगा। तो आपको सिंपल है, आपको m1 और रेशियो m2 निकालना है ना, दैट मीन्स आपको m1 और रेशियो m2 निकालना है। तो इसका मतलब हम ऐसे तो लिखते हैं ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट हम यदि लिखना होगा तो फॉर्मूला एक्स वाई कोऑर्डिनेट का क्या था यहाँ पे, क्या था आपको, अपन को 3m1 माइनस 6m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और इधर आ जाएगा -8m1 प्लस 10m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक। यही कोऑर्डिनेट आएगा। x का फॉर्मूला क्या होता है, x का फॉर्मूला होता है m1 इंटू x2, तो m1 x2 के जगह पे कितना है यहाँ पे 3 है, तो हमने 3 पुट कर दिया। और क्या होता है m2 इंटू x1 कितना है -6 है, तो -6 पुट कर दिया, ठीक है। और -6 है तो इसलिए माइनस आ गया, और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इस तरह से y कोऑर्डिनेट ये हमने लिख दिया, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। अब आपको x और y कितना दिया है, x y कोऑर्डिनेट दिया है -4 और 6, तो आपको मतलब ये कोऑर्डिनेट आपका ये कितना हो गया, ये इक्वल हो जाएगा -4 के बराबर, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, यही तो कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो इन दोनों को इक्वल करेंगे, यहाँ से आपको m1 और m2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। कर लोगे या कर दूं, चलो बताओ। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ -4 इक्वल टू 3m1 माइनस 6m2, एक क्वेश्चन तो करा ही देता हूँ मैं, फिर m1 प्लस m2,
और ये हो जाएगा 6 इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ओके, तो यहाँ से आपको ये दिख रहा है कि m1 और क्यों नहीं यहाँ से m1 और m2 का वैल्यू यहाँ पे निकाल के पुट कर दें या नहीं कर दें, बताओ। या क्रॉस मल्टीपल कर लो, आप कुछ भी कर लो, आपके कैलकुलेशन तो आपकी मर्जी पे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यदि मैं इसमें मल्टीपल कर देता हूँ तो यहाँ से हमें रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है। यदि इंडिविजुअल निकालना होता तो हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं m1 m2 का, लेकिन रेशियो निकालना है तो मल्टीपल से भी निकल सकता है। तो इनका मल्टीपल करेंगे तो हमारा आएगा -4m1 और -4m2 इक्वल टू 3m1 -6m2। ठीक है, तो यहाँ से आप m1 m2 को एक तरफ कर दो, ये m1 है, इसको इस तरफ ले आओ, तो -4m1 इसको इधर लाया तो -3m1 इक्वल टू, इसको इस तरफ भेजोगे तो ये कितना हो जाएगा -6m2 प्लस का 4m2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका -2m2। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा -7m1, तो माइनस से माइनस कैंसल, और m1 अपॉन m2 कितना हो जाएगा 2:7, 2:7 हो जाएगा, 2:7 आ गया। अब इस तरह से इससे फाइंड आउट करोगे तो भी क्या आ जाएगा 2:7 ही आएगा। अब आप इसको यदि वेरीफाई करना है, मान लीजिए इससे इसको वेरीफाई करना है, तो m1 अपॉन m2 का रेशियो का इसमें वैल्यू पुट आउट कर सकते, आप इसको पूरा इस इक्वेशंस को आप m2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा m1 अपॉन m2 और ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा m1 अपॉन m2। जब इसमें वैल्यू पुट करोगे 2/7 तो ये 6 आने वाला है। तो डेट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, वेरीफाई भी हो जाएगा और हमारा ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये रेशियो सही भी है। मतलब इस लाइन को, ये जो पॉइंट है इस रेशियो को -4 और 6 जो पॉइंट है, इस रेशियो को, इस लाइन को किस में डिवाइड करेगा, 2:7 में डिवाइड करेगा। समझ में आया? चलिए, आपको जो बाकी क्वेश्चन होगा वो मैं आपके जो क्वेश्चन वाला सेशन होगा उसमें मैं कराऊंगा, और बाकी इस पे एक्सरसाइज है, इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से, बाकी मैं तो कराऊंगा ही जितना होगा आर डी शर्मा से। अब हम चलते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हाँ एक चीज़ तो हमने यहाँ पे बताई नहीं आपको, जब एक इंटरनली कट करे तब तो हमने देख लिया, जब एक्सटर्नली कट करे तो कैसे निकालेंगे। तो जब एक्सटर्नली कट करेगा तो हम ऐसे निकाल लेंगे। इससे आपको ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे आपको ध्यान दो। जब आपको एक्सटर्नली कट करेगा, ए बी ऑफ द क्वेश्चन आ गया ऐसा, तो ये आपको, ये मान ले पी पॉइंट है। तो अब ये कोऑर्डिनेट है आपका x1 और x2, सॉरी x1 और y1, और ये आपका है x2 और y2, और ये अपना है xy। समझ में आया? तो अब जो डिवाइड कर रहा है वो m1 और m2 डिवाइड कर रहा है, तो फॉर्मूला तो अभी भी वही लिखेंगे, फॉर्मूला तो अभी भी हम क्या करेंगे, वही लिखेंगे, लेकिन बस बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा। जब आप m2 लिखोगे ना तो लोगे किसका, x1 का, तो m2 x1 माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, m2 x1 और m1 x2, ठीक है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, क्योंकि बीच में माइनस करोगे तभी तो ये ए बी मिलेगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो आप इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखेंगे, आपका यूज आ सकता है, वैसे आपके सिलेबस में था नहीं, समझ में आया, बट फिर भी मैं आपको बता दिया यहाँ पे कि आपको कभी आ जाए क्वेश्चन इस टाइप से तो आप इसको डरना नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब देखो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला आप जानते होंगे, ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो होता है उसका फॉर्मूला आप कैसे निकालते हो। एक तो होता है कि यदि आपको दे रखा है बेस और हाइट पता है तो आप उसका हाइट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हो। ठीक है, और अदरवाइज आपने हीरोज फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, हीरोज फार्मूला पढ़ा होगा, तो वो क्या बोलता है हीरोज फार्मूला, कि यदि किसी एरिया निकालना है आपको, डेल से एरिया को लिखते हैं, तो डेल एरिया निकालना हो तो आपको इस तरह से एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, कि यदि किसी का 3 साइड आपको पता है तो आप एरिया निकाल सकते हो, पेरीमीटर निकाल लो और इसको मल्टीपल करके आप अंडर रूट करके फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये तब इनवैलिड हो जाता है जब आपका जो साइड है, लेंथ जो है वो इरेशनल नंबर साइड दे दे, √3 √2, तो इस टाइप में फिर हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को थोड़ा सा, इसको क्या होता है, ये टेडियस हो जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है इसको फाइंड आउट करना। ठीक है,
तो हम इसको ईजियर और कैसे कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट से थोड़ा ईजी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया। हमने 3 पॉइंट लिया, हमने 3 पॉइंट लिया, ए और बी और सी, ठीक है, ए बी और सी, ए बी सी। ए की कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है, और बी की कोऑर्डिनेट है x2 y2, और सी की कोऑर्डिनेट है x3 y3, ठीक है, x3 y3। अब इनको ज्वाइन कर दो और ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब हमें इसकी पता करना है एरिया, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा ड्राइंग करना पड़ेगा, मतलब इसमें रचना करना पड़ेगा। तो इसकी हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, जैसा कि हम परपेंडिकुलर आप पहले हमने डाल रखे हैं बाकी क्वेश्चंस में हमने। यहाँ पे इसके बाद यहाँ से भी हम परपेंडिकुलर डाल लेते हैं और हम यहाँ से भी परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। समझ में आया? तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि आपको देखो इसमें पिक्चर सही से बना नहीं, मतलब इसमें आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा होगा। 3D में इसको सोचना, आप 3D में इसको सोचना कि ये ट्रायंगल ऐसे है, ये ट्रायंगल ऐसे है, स्पेस में ऐसे है, और 3 ऐसे ऐसे नीचे डॉट है, मतलब 3 नीचे डॉट, मतलब 3 लाइन इसे इधर दिया गया है, ठीक है, बेस पे। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको ये मान लेते हैं, ये बी, ये क्यू, ये पी और ये आर, ठीक है। तो ये ओ और ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो इसका एरिया कैसे लिखेंगे बताइए? एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि लिखना होगा हमें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम आपको दिख रहा है, इसमें आपको 3 ट्रेपीजियम दिख रहा होगा। कौन कौन से 3 ट्रेपीजियम दिख रहा है भाई? तो एक तो ट्रेपीजियम आपको ये दिख रहा है, बी क्यू पी ए, बी क्यू पी ए, मतलब ये एक ट्रेपीजियम नहीं है, क्योंकि अब देखो ये लाइन मैंने सीधा नहीं है, लेकिन ये सीधा, बिल्कुल सीधा लाइन है, ठीक है। तो ये 2 पैरेलल और ये 2 नॉन पैरेलल लाइन, तो ये तो होता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का यही तो होता है कि 2 पैरेलल लाइन होते हैं और बाकी 2 अपोजिट जो नॉन पैरेलल होते हैं। तो इसी तरह से इसमें भी आपको ये भी दिख रहा है, ये ट्रेपीजियम है। एक और ट्रेपीजियम कौन सा है, सोचो? एक और ट्रेपीजियम ये है, ये, ठीक है। तो ये 3 ट्रेपीजियम है। तो क्या मैं यदि ये ट्रेपीजियम, ये इसका एरिया, इस ट्रेपीजियम का एरिया और इस ट्रेपीजियम के एरिया को ऐड करता हूं, तो आपको क्या मिलेगा? ये कंप्लीट एरिया मिलेगा, ये कंप्लीट एरिया मिलेगा। और उसमें मैं यदि इसको माइनस कर दूं, ये ट्रेपीजियम को, तो आपको एरिया का, इसका ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। ये सिंपल, आपको बेसिक आपको इतना पता होगा। सो देखो, अब हम इतना तो आप जानते हो ना कि माइनस करेंगे, तो ये इतना तो ज्योमेट्री में आपने पढ़ा ही होगा 9th में। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी पी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिस वन ए सी पी आर ए सी आर पी, ये, ठीक है। ये दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब इन दोनों को ऐड कर दिया तब तो ये कंप्लीट मिलेगा एरिया, और इसमें से माइनस कर देते हैं हम इस ट्रेपीजियम का। तो माइनस का एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा? बी क्यू आर सी, ठीक है, बी क्यू आर सी को हम माइनस कर दिए। तो हमारा क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? ए बी सी, ये ए बी सी का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है। ट्रेपीजियम का एरिया आप जानते हो ना, ट्रेपीजियम का होता है हाफ इंटू सम ऑफ दी पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे मतलब ये एक मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। ये एक ट्रेपीजियम है, तो इन दोनों साइड का सम, मतलब ये 6 है, ये 5 है, ये 5 है, तो इनका सम और इसके बीच के डिस्टेंस, मतलब ये परपेंडिकुलर, समझे? तो ये फॉर्मूला होता है, इतना आप जानते हैं। तो हम यहाँ पे यदि लिखना स्टार्ट करें हम, तो हाफ क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिखता हूँ हाफ इंटू, फर्स्ट के लिए लिख रहा हूँ, तो इसमें पैरेलल साइड का सम कौन है? बी क्यू प्लस ए पी प्लस बी क्यू लिख देते हैं, इंटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है इसके बीच में? क्यू पी। डिस्टेंस कितना है इसका? क्यू पी, ये क्यू पी इंटू क्यू पी। इसी तरह से आगे भी लिख लेंगे हम, हाफ इंटू ए पी प्लस सी आर इंटू पी आर,
ठीक है। और माइनस में कर देंगे हाफ इंटू बी क्यू प्लस सी आर इंटू क्यू आर। कोई दिक्कत? नो। अब देखो, अब एपी और इसकी कोऑर्डिनेट रखते जाओ। एपी कितना है? एपी बताओ, एपी कहाँ है? एपी ये रखा है एपी, एपी। तो इसका कोऑर्डिनेट आप बता दो कि क्या हो जाएगा। क्या ये एपी x1 माइनस एक्स2 नहीं होगा? x1 कहाँ है? x1 ये कंप्लीट है x1, ये कंप्लीट है x1, ठीक है, ये कंप्लीट है x1 और x2 ये है, x2 अपना यहाँ से यहाँ तक है। तो जब आप इसको माइनस कर दोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? QP। ओके, तो QP आपको मिल जाएगा। तो QP और बाकी ये AP और BQ तो हमें पता ही है। AP कितना है? AP हमारा है y1। AP हमारा कितना है? y1। ये कोऑर्डिनेट y में तो बताएगा ना, मैंने बता रखा है। x से जो लाइन जाती है वो y डिस्टेंस बताता है, जो y से जाता है वो x बताता है। तो यहाँ से हम यहाँ पे अरेंज करके लिख देंगे हाफ इंटू y1 प्लस y2, हाफ इंटू y1 प्लस y2 इंटू QP। अभी हमने देखा था क्या? QP हमने देखा था x1 माइनस x2। इसी तरह से आगे भी हम लिख देते हैं हाफ इंटू y1 प्लस y3 और x3 माइनस x1, ठीक है। और इसमें से माइनस कर देंगे हाफ इंटू y2 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x2। समझ में आया? तो इस तरह से हम इसको लिख लिए। अब इसमें से क्या कोई कैंसिल आउट होगा? कैंसिल आउट तो नहीं होगा। इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसमें हाफ तो हमें क्या आ रहा है? हाफ तो हमें कॉमन आ जाएगा। हाफ हमें क्या हो जाएगा? कॉमन आ जाएगा। इसको आप हाफ कॉमन लोगे और हाफ कॉमन लेने के बाद इसके बाद इसका मल्टीपल करेंगे तो इसमें से कुछ टर्म्स कट जाएंगे। जैसे ये y2 x2 है तो y2 x2 यहाँ से आ जाएगा, ये y2 x2, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। और कैंसल आउट का होके जब इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ये बनेगा, जो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, वो आएगा हाफ तो कॉमन आ गया था, और x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब इसको भी याद कैसे करेंगे? जब हाफ तो बाहर फाइंड आउट कर लिया, बाहर निकाल लिया। अब इसमें जब हम देख रहे हैं कि x1 कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो फिर जो x1 जो कोऑर्डिनेट ले रहे हैं फिर उसमें हमें x वाला तो कोई नहीं आ रहा है, x वाला तो कोई नहीं आ रहा है। और y1 में भी, y वाला में भी किसका लेना है? y1 वाला नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि x1 है उसके साथ। समझ में? तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जब आप x1 ले रहे हो तो यहाँ 1 वाला कोई नहीं आएगा, वो y हो चाहे x हो, ठीक है। और x यहाँ ले रहे हैं तो x तो इसके मल्टीपल में आएगा ही नहीं, y वाला आएगा। तो बचा क्या? y2 माइनस y3। इसी तरह से जब यहाँ पे हम ले रहे हैं तो ये क्या आ रहा है? x2 ले रहे हैं तो 2 वाला तो नहीं आ रहा है। x2 जब ले रहे हैं तो 2 वाला ना तो y आ रहा है ना x आ रहा है, तो y3 माइनस y1। और जब x3 ले रहे हैं तो सिर्फ यहाँ 3 वाला नहीं आएगा, y1 माइनस y2। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। आपको इस पे क्वेश्चन बनता है कि एरिया का फॉर्मूला आप बताइए, ये है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा, क्वेश्चन एग्जांपल कि आपको फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो वर्टेक्स कितना दिया हुआ है उसका? जो ए पॉइंट है वो 1 एंड -1 है, बी जो है वो -4 और 6 है, एंड सी जो है वो -3 एंड -5 है। यहाँ मैं लिख देता हूँ -3 -5 है, ये सी है। ओके, तो आपको फॉर्मूला, आपको एरिया बताना है। तो एरिया का फॉर्मूला अभी क्या पढ़ा हमने? एरिया का पढ़ा हमने हाफ इंटू x1। तो x1 की जगह आप क्या लोगे? x1 की जगह पे अपन ये 1 है, ठीक है, 1 है। उसके बाद क्या देखा था हमने? y2 प्लस, मतलब माइनस आता है लेकिन ये प्लस हो जाएगा क्योंकि y1 माइनस में है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1, 6 प्लस क्या था फॉर्मूला? y3, यहाँ पे गलत लिया है इसने वैल्यू, हाँ y3 y2 माइनस y3, तो यहाँ पे 5 आएगा। y3 कितना है? माइनस का 5 है। ओके,
फिर नेक्स्ट हमने क्या था, प्लस प्लस, उसके बाद x2, तो x2 कितना है अपना माइनस का 4 इंटू अब x2 आ गया, तो अब इसके बाद क्या आता था, उसके बाद आएगा y3 माइनस, तो y3 कितना है माइनस का 5, y3 माइनस कितना y3 माइनस y, तो y3 माइनस y1 कितना हो जाएगा, ये y इतना हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से प्लस x3, तो x3 कितना है माइनस का 3 और -1 माइनस का 6, -1 माइनस का y2 और सॉरी y1 माइनस का 6, ठीक है, y2। तो इस तरह से हो गया। अब इसको आप लिख लो, हाफ इंटू ये कितना हो जाएगा 11, हाफ इंटू 11 प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस, ये माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा और ये प्लस का 21 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 21 और 11, 21 31 और 32 और 16, 32 और 16 कितना 48 और डिवाइड बाई 2 24, ठीक है, 24 आ गया स्क्वायर यूनिट। तो आप इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से आप निकाल सकते हैं। आप चाहो तो रेक्टेंगल का भी निकाल सकते हो, स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं, बट उसका फॉर्मूला में यदि कोई सा भी वैल्यू पुट करो, उसके जो एरिया का फॉर्मूला है वो सबके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन इसमें यदि इरेशनल हो जाते हैं तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, फिर आपको इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू निकालना पड़ता है। ओके, सो बाकी के जो अब क्वेश्चन सेशन है वो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, यही इतना कॉन्सेप्ट है इसमें। अब मैं एक सेशन लाऊंगा, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा। सो तब तक बने रहिए द डायनेमिक एजुकेशन के साथ। दिस इज रोहित साइनिंग ऑफ।